अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 113। बेटे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो डिटेल से पढ़ा दिया था। हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था की एंड लॉक मॉडल और सेकंड हमने पढ़ा था इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, आज बेटे जो टॉपिक हमने स्टार्ट करें डैट इज टॉपिक नंबर 7.4, फैक्टर डैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। Enzymes are sensitive to the environment. The activity of an enzyme is affected by the following factors. Enzyme जो है basically environment के against जो है बेटे they are very sensitive। ठीक है, और जो enzyme की activity है वो बहुत सारे factors पे depend करती है। ये सारे factors one by one जो है हम अभी study करेंगे। पहला factor जो है that is temperature। temperature को हम लोग study करेंगे। ठीक है, temperature, each enzyme work at specific rate at a specific temperature called optimum temperature. The optimum temperature for most of the human enzyme is 37 degree. When temperature rises to a certain limit, the heat adds in the movement of molecule, so the rate of enzyme action increases. But when temperature is raised well above the optimum temperature, heat break the bonds in the enzyme molecule. In this way, the globular structure of enzyme is lost. This is called denaturation of enzyme. It results in a rapid decrease in the rate of the enzyme action. बेटे जो पहला वो फैक्टर जो सबसे पहला फैक्टर था जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा था, अभी मैंने जिसकी रीडिंग की है डैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर एंजाइम, जितने भी एंजाइम है, आपको मैंने बताया कि देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम। हर एंजाइम जो है वो अपने एक स्पेसिफिक जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हर एंजाइम के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो एंजाइम को एक अपना वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। आपने इसको अंडरलाइन कर लो, आपकी बुक में लिखा हुआ है और आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो किसी भी एंजाइम को मैक्सिमम जो रेट पे अपना वर्क करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसी तरह आपको आगे एग्जांपल दी हुई है कि जो ह्यूमन के एंजाइम है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यानी कि उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारी बॉडी का एंजाइम का, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है ना उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उनका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो उनको रिक्वायर्ड है वो कितना है बेटे, वो 37 डिग्री है। कितना है? 37 डिग्री है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट तक टेम्परेचर जब राइज होता है तो क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके अंदर क्या चीज़ बेटे ऐड हो जाती है, उनके अंदर हीट ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? हीट ऐड होती है। तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम के जो एक्शन का रेट है, एक्टिविटी का रेट है, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से राइज हो जाए, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो हीट ज़्यादा हो जाती है। ये हीट क्या करती है, ये हीट एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ना बेटे उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। और इस तरह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, आपकी बुक में इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी आपने अच्छी तरह से जो है ये करनी है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ये है, फर्स्ट में इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इट रिजल्ट, और इससे क्या होता है, इस डीनेचुरेशन, दो चीज़ें मैंने आपको दोबारा एक दफ़ा बताती हूँ। मेन पॉइंट्स क्या थे कि हर एंजाइम को अपनी जो वर्किंग है उसको, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है बेटे, टू परफॉर्म देयर वर्क, दैट इज 37 डिग्री। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर जब राइज होता है एक सर्टेन लिमिट तक तो हीट जो है वो ऐड हो जाती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, तो एंजाइम का एक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये एंजाइम का एक्शन तब तक इंक्रीज होता है जब तक उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर तक वो पहुंच जाता है। लेकिन जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इसके बॉन्ड जो हैं एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और ये फिनोमेना जिसमें एंजाइम का जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है
ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो एंजाइम का होता है जिसमें वो ब्रेक डाउन हो जाए या लॉस्ट हो जाए उसको हम लोग कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं। और जब ये हो जाए तो एंजाइम अपना फंक्शन जो उसने परफॉर्म करना था वो परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, अब आपके यहाँ पे एक बेटे अगर आप गौर करो, आपके यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या आपको एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर शो किया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ शो की हुई है, रेट ऑफ एक्शन शो किया हुआ है। कोई भी एंजाइम आपको यहाँ पे एक्टिविटी शो की हुई है कि 20 से देखो 37 तक टेम्परेचर गया। ठीक है, ये एक ह्यूमन एंजाइम की एग्जांपल दी हुई है। जब यहाँ पे ये टेम्परेचर पहुंचा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बहुत इंक्रीज होगी। एंजाइम ने बहुत अच्छी एक्टिविटी शो की क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था वो कितना था, वो 37 था। लेकिन जब ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और टेम्परेचर 50 तक पहुंच गया, 45 तक पहुंच गया, यानी कि ज़्यादा होता गया, तो क्या होगा बेटे, एंजाइम जो है उसका स्ट्रक्चर जो है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और एंजाइम की डीनेचरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एंजाइम ने जो फंक्शन परफॉर्म करना था वो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर हो गया, मैंने आपको ग्राफ भी इसका जो है वो बता दिया। ये था एक फैक्टर। अब हम आते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर जो वो फैक्टर जो सेकंड है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करता है, दैट इज पीएच। What is pH? Enzymes are sensitive to hydrogen ion concentration, pH of the fluid in which they work. They show maximum activity at specific pH called optimum pH. इसको भी underline कर लो. Change in pH can affect the ionization of amino acid at the active site of enzyme. It slows down enzyme activity or block it completely. Different enzymes have different optimum temperature values. For example, pepsin in stomach work in acidic medium pH 1.5 to 2, while trypsin in small intestine work in alkaline medium pH 7 to 8. नेक्स्ट फैक्टर जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, डेट इज पीएच। पीएच क्या चीज़ है, एंजाइम जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं टूवर्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बेटे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो एंजाइम जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी भी जो फ्लूइड की है, ठीक है, जिसमें वो अपना वर्क कर रहे होते हैं। दिस शो जितने भी एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे जो है वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। वो स्पेसिफिक पीएच जो कि एंजाइम को अपनी वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस पीएच को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, अगर इस पीएच में चेंज लाया जाए तो क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन है, जहाँ पे जो एंजाइम ने एक्टिव साइट पे जहाँ पे अपनी एक्टिविटी शो करनी है बेटे, वो क्या होगी, या तो वो स्लो हो जाएगी या वो क्या हो जाएगी, वर्किंग करना बंद हो जाएगी। दो ही केसेस होंगे ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर मैंने कहा ऑप्टिमम पीएच से अगर पीएच कम हो जाएगी तो भी वो उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। अगर पीएच जो है वो ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में भी क्या होगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल एंड कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होती है। आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है पेप्सिन की। पेप्सिन इज ए एंजाइम जो कि हमारे स्टमक में बेटे प्रेजेंट होता है। पेप्सिन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो पीएच रिक्वायर्ड है डेट इज 1.5 to 2। ठीक है, जो सेकंड एग्जांपल आपको दी हुई है वो दी हुई है ट्राइप्सिन की। ट्राइप्सिन जो है ये भी एक एंजाइम है बेटे और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है प्रेजेंट होता है और इस अल्कलाइन मीडियम में जो है ये वर्क कर रहा होता है। इसको अपनी पीएच जो ऑप्टिमम पीएच है रिक्वायर्ड वो कितनी है, 7 to 8। अगर 7 to 8 उसकी पीएच होगी तो वो जो है अपनी वर्किंग बड़ी अच्छी जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। क्लियर हो गया। पेप्सिन जो है स्टमक में वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम की पीएच की ये लिखी हुई है। ठीक है, और जो ट्राइप्सिन है ये किस मीडियम में वर्क करता है, अल्कलाइन मीडियम में, उसकी पीएच जो है 7 to 8 है। इसी तरह अगर आप ऊपर आते हो, यहाँ पे बेटे ग्राफ आपको दिया हुआ है, नीचे आपको एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज दी हुई है ये क्या है, पीएच है, और जो ऊपर आपको बताया हुआ है डेट इज रेट, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। ये एग्जांपल आपको दो ग्राफ्स हैं, दो आपको जो है वो
एग्जाम्पल्स दी हुई है एक ही ग्राफ में, एक आपको एग्जाम्पल दी हुई है पेप्सिन की और एक आपको दी हुई है एग्जाम्पल ट्रैप्सिन की। देखो पेप्सिन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था, टेम्परेचर फिर मैंने कह दिया बेटे, ऑप्टिमम पीएच जो थी पेप्सिन की वो कितनी थी, 1.5 टू 2, 1.5 टू 2। ये देखें ये जो है, अब जब ये स्ट्रेट ये जो लाइन है अगर यहाँ तक इसकी पीएच होगी तो ये अपना बहुत अच्छा वर्क जो है वो परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर पीएच इससे कम हो जाती है तो इसकी एक्टिविटी बिल्कुल बहुत स्लो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अगर पीएच इससे ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम जो है वो बिल्कुल अपनी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म कर देता है, उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अब हम जाते हैं ट्रैप्सिन की तरफ। ट्रैप्सिन की जो पीएच रिक्वायर्ड है, अल्कलाइन मीडियम में ये फंक्शन कर रहा होता है, इसकी पीएच जो है वो कितनी है, 7 to 8, 7 से लेकर 8 तक कोई भी रीडिंग हो। अगर 7 to 8 पीएच है तो इसकी भी जो ये अपना फंक्शन तब परफॉर्म करेगा जब इसकी पीएच कितनी होगी, 7 to 8। अगर 7 से कम होगी तब भी इसकी एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इन शॉर्ट हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उस स्पेसिफिक पीएच को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और फिर हमने 2 एग्जांपल्स कर ली और इफ उसका जो है हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है मैंने आपको समझा दी। थर्ड फैक्टर जो हमने पढ़ना है, थर्ड फैक्टर क्या है बेटे, थर्ड फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मैंने आपको क्या बताया था, हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एंजाइम जिस के साथ अपनी एक्टिविटी शो करना होती है, जिस जगह पे उसके साथ वो अटैच हो जाता है, जिस चीज़ के साथ वो अटैच होता है बेटे उसको हम लोग क्या कहते थे, सबस्ट्रेट कहते थे। क्या कहते थे, सबस्ट्रेट कहते थे। याद आ गया सबस्ट्रेट क्या था। और जिस जगह पे वो साइड जहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम अटैच होते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, एक्टिव साइट कहते थे। अब हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये भी बहुत इफेक्ट करेगी। कैसे, an increase in the substrate concentration increase the rate of reaction. At high substrate concentration, all active site of enzymes are occupied. In this condition, any more substrate molecule do not fit the free active site. This state is called saturation of active site and reaction rate does not increase. बहुत सिंपल है, वही चीज़ बार बार पढ़े हम के एक ऑप्टिमम जो है एक रिक्वायरमेंट है उससे कम होगी तो भी एंजाइम प्रोसेस नहीं करेगा, उससे ज़्यादा होगी तो एंजाइम तब भी जो है अपना प्रोसेस नहीं करेगा। ये चीज़ हमने पढ़नी है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बेटे अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर देते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो रेट है, जिस रेट पे आपका रिएक्शन काम कर रहा है, यानी कि उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जिस तरह आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे, सबस्ट्रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी जो एंजाइम का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेते हैं तो तमाम की तमाम एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट मैंने बताया था ना, वो साइट जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं उसकी बात हो रही है। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होती है तो तमाम की तमाम एक्टिव साइट जो है वो क्या हो जाती है, ऑक्युपाइड हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा यानी कि मोर सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे नहीं पूरा आता, उस जगह पे वो पूरा नहीं आ रहा होता। वो स्टेट जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है। और जब ये स्टेट आ जाता है तो आपका जो रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं होता। यानी कि हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए बेटे एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, किसकी, सबस्ट्रेट की। अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट उस स्पेसिफिक रेट से ज़्यादा हो जाती है तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करते। क्लियर हो गया। इसी तरह लास्ट में इसकी भी ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट इसको भी किया हुआ है। देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखो तो बेटे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर इसमें मैं आपको अच्छी तरह से एक्स और वाई पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको पता हो, याद हो बेटे। एक्स एक्सिस पे जो चीज़ हमने शो की है डैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमने क्या चीज़ शो की है, यहाँ पे हमने शो किया है रेट ऑफ रिएक्शन। सबस्ट्रेट जब जब बढ़ता गया तो आपका रिएक्शन जो है वो भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता गया, ऐसे इंक्रीज हो रहा है।
और यहाँ पे तमाम की तमाम एक्टिव साइट भी यहाँ तक जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा कर दोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और फर्दर आगे वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हमने आज स्टडी किए, हमने 3 फैक्टर स्टडी किए जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को जो है इफ़ेक्ट कर रहे थे। कौन कौन से थे बेटे? एक टेम्परेचर हमने पढ़ा, एक हमने पीएच पढ़ी, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है ये हमने पढ़ी। इनमें कुछ कुछ डेफिनेशन थी। सिंपल डेफिनेशन ऑप्टिमम टेम्परेचर की थी, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम की थी, फिर ऑप्टिमम पीएच की थी, और 2 एग्जाम्पल्स थी वो आपने करनी है। उसके बाद आपकी एक और थी सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट की भी डेफिनेशन थी, वो भी आप लोगों ने कर लेनी है। अगर आपका इन पे छोटा क्वेश्चन आ जाता है, नोट आ जाता है, हाउ पीएच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम, तो जब आप इस पर नोट लिखोगे तो आपने साथ ये ग्राफ जो है बेटे ये लाजमी जो है ड्रॉ करने हैं, ये ज़रूरी होते हैं। जितनी अच्छी आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपने उसके कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया होगा, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो आपने ये तीनों ग्राफ्स भी अच्छी तरह से करने हैं। इन ग्राफ्स में कुछ भी नहीं है, तीनों ग्राफ में जो है यहाँ पे आपने फैक्टर्स एक्स एक्सिस पे देने हैं, वाई पे आपने हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो शो करना है, ठीक है। तो मैं अपना टॉपिक बेटे यहीं पे एंड करती हूँ। ये जो फैक्टर्स हैं इनको आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह हम अपना जो द कमिंग डे जो है हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एंजाइम इनिबिशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अब के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।